नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की एक कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलेगी कि घर में पुत्र वधू आने के बाद, घर में बहू आने के बाद सास और ससुर को कैसे रहना चाहिए और किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। दर्शकों, आज की एक कहानी वाकई में बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है और बड़ी ही शिक्षाप्रद है। आज की इस कहानी में आप लोगों को ये सीख मिलेगी कि घर में पुत्रवधू आने के बाद कौन कौन सी इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो मनुष्य इन 4 बातों का ध्यान रखता है तो घर में आई नई बहू, घर में आई पुत्र वधू उस घर को पूरी तरह धन धान से भर देती है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज के हमारी ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसलिए आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुने और हो सके तो अपने मित्र बंधुओं तक इस छोटी सी कहानी को, इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी को शेयर जरूर कर दे, ताकि उन्हें भी अपने जीवन की कुछ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक बातें प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। घर में नई बहू से, नई पुत्रवधू से किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ हुआ करता था। सेठ अपनी पत्नी और अपने एक सुंदर बेटे के साथ अपने गांव में ही रहा करता था। दर्शकों, उस सेठ की सोने और चांदी की दुकान थी। एक दिन की बात है जब सेठ सोचता है कि अब मेरा बेटा, मेरा पुत्र जवान हो चुका है, क्यों ना मैं इसे अपने काम धंधे के बारे में सिखाऊं। ऐसा सोचकर सेठ अपने बेटे को, अपने पुत्र को दुकान के कामकाज को सिखाने के लिए अपनी दुकान पर लेके जाता है। और सेठ अपने बेटे को, अपने पुत्र को दुकान पर ले जाकर अपने पुत्र को यह सिखाने लगता है कि किस प्रकार से दुकान पर आए ग्राहक से बात करना चाहिए, किस प्रकार से और किस वर्ताव से उनसे बात करना चाहिए, और किस प्रकार से दुकान को संभालना चाहिए और किस प्रकार से लेन देन की बात करनी चाहिए। ये सब बातें सेठ अपने पुत्र को समझाता है और दुकान पे काम करवाने लगता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में सेठ का पुत्र बड़ा ही सुंदर और बुद्धिमान था। ऐसे में 4-5 दिन तक लगातार सेठ अपने पुत्र को इसी तरह दुकान पर लाता है और दुकान के कामकाज के बारे में सिखाता है। सेठ का पुत्र पूरी तरह दुकान के कामकाज को सीख जाता है। ऐसे में फिर एक दिन की बात है, सेठ अपनी पत्नी से बात करने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब हमारा पुत्र पूरी तरह जवान हो चुका है और ये बड़ा ही बुद्धिमान भी है। दुकान के कामकाज के बारे में भी बड़ी ही सफलतापूर्वक समझने लगा है, हर प्रकार के मनुष्य को पहचानने लगा है और अब इसकी जवानी भी आ चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका विवाह करना चाहिए, अर्थात हमें अपने घर एक पुत्र वधू लानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ और उसकी पत्नी इस बात के बारे में अपने बेटे के सामने प्रस्ताव रखते हैं और अपनी माँ और बाप की ये बात सुनकर सेठ का पुत्र है हाँ कर देता है। और उसके बाद में प्रिय दर्शकों, जो सेठानी थी वो थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव की थी। उसके बाद में सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब बहुत जल्द हमारे घर में बहू आने वाली है, बहुत जल्द हमारे घर में पुत्र वधू आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं और इन बातों को तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इन बातों को तुम ध्यान में रखोगी तो हमेशा हमारी पुत्र वधू, हमारी बहू हमसे खुशी खुशी रहेंगी, कभी भी हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी।
प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ की पत्नी सेठ से कहती है, हाँ जी सुनो, ये तुम्हारे ज्ञानवर्धक उपदेश तुम तुम्हारे पास ही रखो, मुझे ना दो, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि एक पुत्रवधू से एक बहू से किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, किस तरह उससे बातें करनी चाहिए। आप मुझे ना सिखाए कि एक पुत्रवधू से किस तरह से बातें की जाती है, मुझे सब आता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ अपनी पत्नी के द्वारा इस अपमान को सुनकर चुप हो जाता है और सब अपनी पत्नी के ऊपर ही छोड़ देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में ही कुछ दिनों बाद सेठ अपने पुत्र का विवाह तय कर देता है और विवाह की तारीख तय हो जाती है। उसके बाद में फिर एक दिन सेठ अपनी पुत्र का विवाह कर अपनी पुत्र वधू को अर्थात अपनी बहू को अपने घर ले आता है। उसके बाद में वो सेठ शाम के समय अपनी पत्नी को और अपनी पुत्र वधू अपनी बहू को अपने घर ले आता है। उसके बाद में वो सेठ शाम के समय अपनी पत्नी को और अपनी पुत्र वधू अपनी बहू को और अपने पुत्र को एक जगह बुलाता है और अपनी बहू से कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारा ससुर हूं और मैं तुम्हें अपनी धर्म की बेटी मानता हूं। आज से मैं इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर दे रहा हूं। तुम इस घर की गृहिणी हो और घर की गृहिणी लक्ष्मी के समान होती है। ऐसे में आज से मैं तुम्हें इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस घर को तुम बर्बाद करना चाहोगी या फिर आबाद करना चाहोगी। ये सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं और आज से हमारे कंधों का भार तुम अपने कंधों पर उठाओगी और इस घर का चाल चलन चलाओगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी पुत्र वधू अपनी बहू को सौंप देता है। उसके बाद में वो सेठ अपनी पुत्र वधू अपनी बहू से कहता है कि बेटा, आज की शाम का खाना तुम ही बनाओगी और तुम ही परोसोगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में शाम के समय, संध्या के समय वो सेठ की पुत्रवधू, सेठ की बहू और सेठ के बेटे की पत्नी शाम का खाना बनाती है और शाम के खाने में गलती से सेठ के पुत्र की बहू से सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाता है और इस बात का पता किसी को नहीं होता है। और फिर उसके बाद में जैसे ही सेठ की पुत्रवधू सेठ को और उसके पुत्र को खाना परोसती है और जैसे ही सबसे पहला निवाला सेठ अपने मुख में डालता है तो सेठ को पता चलता है कि भोजन में नमक ज्यादा है। नमक इतना ज्यादा है कि मुंह में रखा भी नहीं जाता है, परंतु सेठ ने बिना कुछ कहे उस नमक भरे निवाले को ग्रहण कर लिया और बिना कुछ कहे ही भोजन को ग्रहण करता गया। सेठ के बाद में जैसे ही सेठ के पुत्र ने उस भोजन को ग्रहण करना शुरू किया और जैसे ही पहला निवाला अपने मुख में दिया तो सेठ के पुत्र ने उस पहले निवाले को बाहर जाकर थूक दिया। उसके बाद में आकर सेठ का पुत्र अपनी नई पत्नी से, अपनी गृहिणी से कहता है कि तुम मूर्ख तो नहीं हो, तुम्हें पता है कि तुमने भोजन में कितना सारा नमक डाला है। नमक इतना ज्यादा है कि ठीक से ग्रहण भी नहीं किया जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ अपने पुत्र को रोकता है और कहता है कि बेटा, गलती किसी से भी हो जाती है और कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य गलती जानबूझकर नहीं करता है, इसलिए हम अपनी पुत्रवधू को क्षमा करते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ और उसका पुत्र फिर से भोजन करने लगते हैं और उसके बाद में सेठ की पत्नी ने भी भोजन किया। फिर दोस्तों, भोजन करने के उपरांत ही सेठ अपने बेटे को लेकर थोड़ा बाहर टहलने के लिए चले जाता है और जैसे ही टहलने के लिए जाता है तो सेठ का पुत्र सेठ से कहता है कि पिताजी, आज आपने मुझे क्यों रोका, जबकि आपको पता है कि भोजन में नमक कितना ज्यादा है। उसके बावजूद भी आपने मुझे रोका है, आखिर ऐसा क्यों? तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ अपने पुत्र को समझाने लगता है और अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, गलती एक बार होती है
और अगर बार बार गलती की जाए तो उसके बाद में मनुष्य को उपदेश देना चाहिए, ना कि पहली बार गलती की हुई पर उसे डांटना चाहिए, उसका अपमान करना चाहिए। ये गलत होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ अपने पुत्र से कहता है कि पुत्र, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताऊंगा। अगर जो सास ससुर 4 इन बातों पर अमल करते हैं तो वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहते हैं। या फिर जो पति और पत्नी इन बातों को अमल करते ही उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ सर्वप्रथम बात बताता है कि बेटा, कभी भी किसी पति को अपनी पत्नी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के सामने उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी का अन्य लोगों के सामने अपमान करता है, उसे अपशब्द कहता है, वो पत्नी सबकी नजरों में गिर जाती है, उसका मान सम्मान कम हो जाता है और उसके बाद वो स्त्री अपने पति से दूर भागने लगती है और उसका अपमान हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी का अपमान किसी के सामने नहीं करना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ दूसरी बात बताता है कि कभी भी किसी भी पुरुष को अपने पति और पत्नी के बीच की बातें किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष है या फिर जो स्त्री अपने पति और पत्नी के बीच की बातें अन्य व्यक्ति को बताती है, उनका विवाहित जीवन कभी सुख समृद्धि में नहीं कटता है। इसलिए इस बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, उसकी बाद में वो सिर्फ तीसरी बात बताता है कि हर साल ससुर को इस बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर आपकी पुत्रवधू से किसी भी तरह की गलती होती है तो उसे माफ करना चाहिए और उसे उपदेश देना चाहिए। उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो सास ससुर अपनी बहू का अपमान, पुत्रवधू का अपमान करते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, उन्हें पाप लगता है और उनके घर में कमी दौलत नहीं आ पाता है, कभी धन नहीं आ पाता है, क्योंकि पुत्रवधू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए अगर आप अपनी लक्ष्मी का ही अपमान कर दोगे तो आपके घर में धन कैसे आएगा। इसलिए इस बात का हर साल ससुर को खासकर ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ को चौथी बात बताता है कि कभी भी किसी भी पुरुष को किसी भी बुरे समय में अपनी पत्नी का, अपनी वधू का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो पुरुष समस्या के उपरांत अपनी पत्नी का साथ छोड़ देता है, उसका साथ नहीं देता है, उसी स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलती है और वो नरक का भागीदार हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में वो सेठ फिर कहता है कि बेटा, जो मनुष्य इन 4 बातों पर अमल करता है वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। जो सास ससुर इन बातों पर अमल करते हैं वो भी कभी दुखी नहीं रहते हैं, और जो पुरुष इन बातों पर अमल करता है वो अपनी विवाहित जीवन में सुखी रहता है। इसलिए इन 4 बातों पर हमेशा अमल करना चाहिए। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये ज्ञानवर्धक और ये प्रेरणादायक और ये शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।